सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपनी यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। जिन शिक्षक एवं कर्मचारी साथियों को आगामी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत चुनाव 2025 हेतु पीठासीन अधिकारी या फिर प्रथम मतदान अधिकारी का दायित्व सौंपा जा चुका है और वर्तमान समय में वे ट्रेनिंग्स कर रहे होंगे, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आप आगामी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव 2025 हेतु मतपत्र लेखा और पीठासीन अधिकारी की डायरी को किस प्रकार से फिल कर पाएंगे। यह प्रोसेस पिछले चुनाव से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को कृपया ध्यानपूर्वक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आप मतपत्र लेखा और पीठासीन अधिकारी की डायरी को किस प्रकार बिंदुवार सही ढंग से भर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ एक प्रारूप रखा गया है। इस प्रारूप को मतपत्र लेखा भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रारूप संख्या 19 है, भाग 1 है और मतपत्र लेखा। तो इस मतपत्र लेखा को आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, यहाँ पर एक काल्पनिक उदाहरण देकर हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे नगर निगम / नगर पालिका परिषद या फिर नगर पंचायत, जिस भी क्षेत्र के लिए आपकी ड्यूटी लगी होगी उसमें आपको टिक कर देना है। नगर निगम में लगी होगी तो केवल नगर निगम में टिक करना है, नगर पालिका परिषद में लगी होगी तो नगर पालिका परिषद में टिक करना है और नगर पंचायत क्षेत्र में लगी होगी तो नगर पंचायत क्षेत्र को टिक करना है, बाकियों को आपने टिक नहीं करना। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि नगर निगम ऋषिकेश के लिए कक्ष संख्या आपको लिख देनी है, भाग संख्या आपको लिख देनी है से नगर प्रमुख। अगर आप मेयर के लिए ये मतपत्र लेखा तैयार कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि एक तो अध्यक्ष या फिर मेयर के लिए मतपत्र लेखा 3 प्रतियों में अलग से तैयार होगा और जो पार्षद होंगे या सभासद होंगे या सदस्य होंगे उनके लिए भी 3 प्रतियों में अलग से मतपत्र लेखा को तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर जिसके लिए भी आप पहले इस मतपत्र लेखा को तैयार कर रहे हैं उसमें आपको टिक कर देना है। जैसे यहाँ पर हम नगर प्रमुख या फिर मेयर के लिए यहाँ पर इसको टिक कर रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं मतदान स्थल के कक्ष का नाम। तो जो भी कक्ष आपको आवंटित हो रखा होगा, जो आपकी मतदाता सूची की चिन्हित प्रति होती है उसमें भी ये आवंटित होता है, लिखा गया होता है। तो उससे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 39 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ। अब यहाँ पर मतपत्रों की संख्या का ब्यौरा देना होता है। पॉइंट नंबर 1 में देख लेते हैं प्राप्त मतपत्र। तो मान लिया कि हमें 3000 मतपत्र प्राप्त हुए। हो सकता है आपको कुछ और मतपत्र प्राप्त हुए हैं, वेरिएशन हो सकता है, केवल एक काल्पनिक उदाहरण है, उदाहरण के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 में देख लेते हैं उपयोग में न लाए गए मतपत्र। मान लिया कि जितने मतपत्र आपको मिले उनमें से कुछ मतपत्र ऐसे हैं जो बच गए, जो उपयोग में नहीं आए, तो उनका क्रमांक आपको लिखना होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है 2001 से 3000 तक कुल संख्या इनकी 1000 है, जो कि उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए, ये भी लिखा गया है इसमें ब्रैकेट में। अब इसके पॉइंट नंबर का में भी आ जाते हैं और उसको देखते हैं जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है उनकी कुल संख्या और जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है उनकी कुल संख्या। तो यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लिया आपको जितने भी मतपत्र मिले हैं उनके लगभग 70 या 75% पे आप पहले से ही रेडीमेड उनमें सुविधाजनक मोहर भी लगा दें, पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर भी कर लें, क्योंकि संभवतः ये माना जाता है कि जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो 75% या 70% के आसपास ही रहता है। तो इस कारण से 70 या 75% को आप मोहर लगा के स्वयं रख दें और उसमें सिग्नेचर भी कर लें। फिर भी अगर ये बच जाते हैं, उपयोग में नहीं लाए जाते, तो इनकी संख्या यहाँ आपको लिख देनी है। जैसे जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है उनकी कुल संख्या हमने मान लिया कि 100 ऐसे मतपत्र हैं जिन पे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं लेकिन वो यूज में नहीं आए। और इसके अलावा जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है उनकी कुल संख्या मान लियो कि 900 है। तो 900 और 100 जो कि मतपत्र यूज में नहीं आए, भले ही उनमें सिग्नेचर भी हो रखे पीठासीन अधिकारी के, तो उनकी टोटल संख्या यहाँ पर 1000 हो गई है। क धन खा इनको हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में आते हैं मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए मतपत्र। तो जी कितने मतपत्र उपयोग में लाए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3000 हमें मतपत्र प्राप्त हुए थे और 1000 उपयोग में नहीं लाए गए हैं। तो उपयोग में लाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या 3000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो ये 2000 निकल के आ जाती है। इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे।
अब इसके पॉइंट नंबर 4 में हम आते हैं, मतदान स्थल में उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र। अब इसमें भी कई कंडीशन होती है कि उपयोग में तो लाए गए हैं, उनमें मोहर भी लग रखी है, लेकिन उनको पेटी में नहीं डाला गया। जैसे मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र, या फिर अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र, ये भी कारण हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं इसमें। और निविदा मतपत्रों के रूप में प्रयोग में लाए गए मतपत्र, इनको पेटी में नहीं डाला जाता है, इनको अलग से लिफाफे में पैक किया जाता है और 17 खा इसके लिए भरा जाता है निविदा मतपत्रों के लिए। तो इनको जोड़ कर देते हैं। यदि आपके पोलिंग बूथ में ऐसी कोई कंडीशन है तो आप इसमें संख्या लिख सकते हैं। जैसे हमने अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र 1 लिख दिया, निविदा मतपत्र लिख दिया 1, तो ये 2 हो गए टोटल। तो 2000 यूज हुए थे, लेकिन मतपेटी के अंतर 2000 में से 2 माइनस करेंगे, उन 1998 ही मतपत्र आएंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन हम 0 मान के चल रहे हैं कि ऐसी कोई कंडीशन हमारे पोलिंग बूथ में नहीं थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में, मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र। तो मतपेटी में चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि 2000 मतपत्र यूज हुए और सबके सब मतपेटी में डाले गए हैं। निविदा मतपत्र की कंडीशन हमारे पोलिंग बूथ में 0 है। अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या भी 0 है। यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे और उसके बाद पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये मतपत्र लेखा आपका तैयार हो जाएगा। इसको बड़ी आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कोशिश ये कीजिएगा कि टेंडर वोट यानी कि निविदा मतपत्र ना पड़ें, या फिर अन्य कोई ऐसा घटनाएं ना हो जिसके कारण आपको परेशानी हो। अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्रारूप 21 पीठासीन अधिकारी की डायरी। इसको किस प्रकार से बढ़ते हैं, इसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं, इनको पॉइंट वाइज आपको अध्ययन करना होगा। तो कृपया वीडियो को इसकी बिल्कुल भी न करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि ये शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैनल है। और समय पर इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा विभाग से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आपको प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख लीजिए कि आपको किस प्रकार चयन करना है। जैसे नगर निगम, नगर पालिका परिषद, डेट डाल दीजिए और निर्वाचन कक्ष का नाम डाल दीजिए जो भी आपको आवंटित हो रखा है। जैसे हमने यहाँ पर डाल रखा है 39 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ, डेट डाल दी है। मतदान स्थल का संख्या किस भवन में बनाया गया है, तो इसमें भी 3 पॉइंट दे रखे हैं, किसी सरकारी अथवा अर्ध सरकारी भवन में, निजी भवन में या अस्थायी संरचना में। तो अमूमन जो मतदान स्थल होता है वो किसी सरकारी अथवा अर्ध सरकारी भवन में ही होता है, तो उसमें आपको टिक मार देनी है। पॉइंट नंबर 4 देखते लेते हैं, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। तो ये कंडीशन अमूमन आती नहीं है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया, नील लिख सकते हैं आप इसमें। और इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में देखते हैं, यदि सम्यक रूप से नियुक्त किसी मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में किसी मतदान अधिकारी की नियुक्ति की गई हो तो उसका उल्लेख करें और ऐसी नियुक्ति का कारण बताएं। तो कई कारण हो सकते हैं कि जिनकी पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई हो या प्रथम द्वितीय के, और वे अचानक से ना आ पाए तो उनकी जगह दूसरी कंडीशन हो जाती है कि किसी दूसरे को डेप्यूट किया जाता है वो केस, तो उस कंडीशन को आपको लिखना होता है। पॉइंट नंबर 6 में है उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दी है मतपेटियों की संख्या। यदि आपके पोलिंग बूथ में अन्य भी मतपेटियाँ यूज हुई हैं मतपत्रों की संख्या अधिक होने के कारण, तो तब आप 2 लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आपको 1 लिखना होगा। उपयोग में लाई गई पत्र मुद्राओं की संख्या और क्रमांक। तो यहाँ पर आपको जो पेपर सील दी गई है उनकी संख्या लिखनी है और उनका सीरियल नंबर भी लिखना है आपको, जो आपने मतपेटी में ग्रीन पेपर सील लगानी है। उसके बाद मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और उसमें देर से आने वालों की संख्या। तो मान लिया जो पोलिंग एजेंट है उनकी संख्या 3 है, आपने यहाँ पर 3 लिख देना है। यदि कोई लेट से आ रखा है तो उसकी संख्या कॉमा करके आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिलहाल 3 ही मानी है कि 3 यहाँ पर पोलिंग एजेंट है। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने उस मतदान केंद्र के लिए मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने पोलिंग एजेंट के रूप में उस मतदान केंद्र के लिए अपने पोलिंग एजेंट को नियुक्त किया है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 में देखें, मतदान के दौरान मतदान स्थल पर उम्मीदवार की आने की उपस्थिति, अभिकर्ताओं का विवरण। अब मतदान के दौरान यदि कोई उम्मीदवार आ जाता है अचानक से पोलिंग बूथ में अपना ब्यौरा लेने के लिए या कुछ जानकारी लेने के लिए, तो उनका ब्यौरा आपको यहाँ देना होता है। जैसे क्रम संख्या 1, 2, 3 में हमने यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम लिखे हैं और ये नाम पूर्णतः काल्पनिक है, इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और इन नामों से किसी की निष्ठा का किसी भी प्रकार का कोई हनन नहीं होता। ये केवल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पर सुरेश, रमेश, दिनेश ये उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनमें से मान लिया कि रमेश नाम के कैंडिडेट उस समय पोलिंग के समय उस पोलिंग बूथ में उपस्थित हो जाते हैं, तो उनके सिग्नेचर भी यहाँ पर है, नाम है।
और उनके पोलिंग एजेंट्स के नाम क्या क्या हैं। सुरेश के हरीश है, इसी प्रकार से और लोगों के भी हमने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं और उम्मीदवारों के। अब पॉइंट नंबर 11 में देखते हैं, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार जारी किए गए मतपत्रों की संख्या, मतदान स्थल पर वस्तुतः जारी किए गए मतपत्रों की संख्या। तो ये हमने जो जारी किए गए मतपत्र थे वो 2000, क्योंकि 2000 वोट पड़े हैं, उनको हमने यहाँ पर लिख देना है। प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर बाईं तरफ हो जाएंगे, दाईं तरफ मतपत्रों के प्रभारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, जो इसका प्रभारी होता है। इसमें मतदान स्थल पर जारी किए गए सभी मतपत्र सम्मिलित होने तथा निर्वाचक कर्तव्य रूढ़ मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्र भी शामिल होंगे। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 12 है, मतदान सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें महिला पुरुषों की संख्या भी आती है और उनका वोटिंग परसेंटेज भी निकालना होता है। तो इसको आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक भरना होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, मतदान सूची में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या। मान लिया कि जो मतदाता सूची आपको मिली है उसमें 1400 पुरुष है, 1400 महिलाओं की संख्या 1100 है। ट्रांसजेंडर आपके पोलिंग बूथ में एक भी नहीं है और इनका टोटल योग जो है 2500 है। ये मतदाताओं की टोटल संख्या है जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में दर्ज है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे। और मान लिया कि आपके पोलिंग बूथ में जब वोटिंग हो गई कंप्लीट, तो उस समय 1400 पुरुषों में से 1150 पुरुषों ने वोट दिया, 1100 महिलाओं में से 850 महिलाओं ने वोट दिया और टोटल जो वोट पड़े हैं 2500 टोटल वोटर थे, जिनमें से 2000 वोटर्स ने वोट दिए। तो मतदान का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? मान लिया कि पुरुषों का मतदान प्रतिशत निकालना है, तो पुरुषों ने जिन्होंने वोटिंग कर ली है उसमें हमें 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है और इसको लास्ट में डिवाइड कर देना है टोटल पुरुषों की संख्या जो कि 1400 है, 1400। तो जब हम 1400 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसका वोटिंग परसेंटेज निकल के आ जाता है 82.14%। तो इस प्रकार पुरुषों का प्रतिशत निकल जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपको महिलाओं का वोटिंग परसेंट निकालना है तो जो टोटल महिलाओं ने जिन्होंने वोट दे दिया है उसमें हमें 100 की मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद डिवाइड कर देना है टोटल महिला मतदाताओं की संख्या से, जो कि 1100 है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो इनका वोटिंग परसेंट निकल जाता है 77.27%। और इसी प्रकार टोटल जो वोटिंग परसेंटेज है उसको आप निकाल सकते हैं कि 2000 वोटर्स ने वोट दिया, उसमें 100 की मल्टीप्लाई किया और टोटल वोटर्स जो है 2500, उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 80% निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार आप वोटिंग परसेंटेज अलग अलग निकाल सकते हैं, महिलाओं की, पुरुषों की और टोटल वोटिंग परसेंटेज भी। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। आपत्ति किए गए मतपत्र कितने स्वीकृत किए गए? यदि ऑब्जेक्शन होता है, चैलेंज वोट पड़ता है, प्रावधान होता है, तो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। जब्त की गई राशि उसमें भी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। लेकिन चूंकि हम यह मान के चलते हैं कि हमारे इस केस में, हमारे इस पोलिंग बूथ में इस प्रकार का कोई भी केस नहीं है, तो इनको हमने नील कर दिया है। अब पॉइंट नंबर 14 में आते हैं, जिन निर्वाचकों ने साथी की सहायता से मत दिया उनकी संख्या। तो कई मतदाता ऐसे होते हैं, अंधे, शिथिलांग, विकलांग, जो कि दिव्यांगजन होते हैं और वो बिना किसी साथी की सहायता से वोट देने में असमर्थ होते हैं, वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने में असमर्थ होते हैं। तो उनकी संख्या मान लिया कि यहाँ 2 है जिन्होंने किसी अन्य की सहायता से वोट दिया, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया हमारे पोलिंग बूथ में। निविदित मतों की संख्या, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि कोई टेंडर वोट हमारे पोलिंग बूथ में नहीं पड़ा, तो इसको हमने 0 लिख दिया है। मतदाताओं की संख्या, यहाँ पर हम इनको नील इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसमें क और ख दे रखे हैं, देखिए, जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त की। यदि पीठासीन अधिकारी को डाउट है कि जो संबंधित वोटर आ रखा है वो कम उम्र का है, तो आप उनसे घोषणा ले सकते हैं। और जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से इनकार कर दिया, घोषणा देने वालों की संख्या और घोषणा से इनकार करने वालों की संख्या, तो चूंकि हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पोलिंग बूथ में इस प्रकार का कोई केस नहीं है, तो हमने इसको नील कर दिया है। पॉइंट नंबर 17 में देखते हैं, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि हाँ तो किन कारणों से? तो कई घटनाएं हो सकती हैं तो जिसके कारण मतदान को स्थगित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई आपके पोलिंग बूथ में। पॉइंट नंबर 18, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख लें। प्रत्येक 2 घंटे में हुए मतदान डाले गए मतों की संख्या, इसको आप अध्ययन कर लें। जैसे कि मान के चलते हैं पहले 2 घंटों में 200 वोट पड़े, तो हमने यहाँ 200 लिख दिया। दूसरे 2 घंटों में मान के चलते हैं कि 350 वोट पड़े, और आप सुविधा के लिए कोष्ठक में यहाँ पर आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 200 + 350 = 550 वोट। ये आप लिख सकते हैं सुविधा के लिए, क्योंकि अभी हम बताते हैं इसका कारण।
तीसरे 2 घंटों में मान लिया 550 वोट पड़े, तो जो टोटल 550 पैसे पिछले 2 घंटों में निकले थे, उनमें हमने फिर 550 जोड़ दिया तो 1100 हो गया है। फिर चौथे 2 घंटों में 500 वोट पड़े मान लिया, तो 1100 में हमें 500 जोड़ देना है, 1600 हो गया। और पाँचवें 2 घंटों में 400 वोट पड़े, तो 1600 में 400 हमने ऐड किया, तो ये 2000 हो गया। तो ये मैच हो जाना चाहिए मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या से। महिला पुरुषों की जो टोटल संख्या होती है जिन्होंने मतदान किया, वहाँ भी ये संख्या 2000 है, और यहाँ भी अंत में जो जोड़ करके ये संख्या आई वो 2000 है, तो ये हमारा टैली हो जाता है ठीक ढंग से। उसके बाद पॉइंट नंबर 19 में आते हैं, मतदान की समाप्ति के समय जारी की गई पर्चियों की संख्या। यदि मतदान की समाप्ति का समय हो गया है और गेट के अंदर अभी भी लाइन लगी हुई है, तो उनकी वोटिंग को रोका नहीं जाता है, उनको पर्चियाँ इशू की जाती है और उनको वोट देने दिया जाता है, चाहे समय कितना भी लग जाए। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि इस प्रकार की कोई कंडीशन हमारे पोलिंग बूथ में नहीं थी। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 20 में आते हैं, निर्वाचक संबंधी अपराध और उनके विवरण, निम्नलिखित अपराधों की संख्या। अभी अपराधों की संख्या दे रखी, इसमें आप देख लें, मतदान स्थल से 100 मीटर की दूरी के भीतर मत संयाचना करना, मतलब मत के लिए बोलना कि आप हमें वोट दो, 100 मीटर के दायरे पे अपना प्रचार करना, तो ये हुआ है कि नहीं हुआ है। मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान स्थल से कपटपूर्ण किसी सूचना, सूची अथवा अन्य दस्तावेज को विरूपित करना, नष्ट करना अथवा वहां से हटाना, मतदाताओं का रिश्वत देना, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को डराना धमकाना। तो आपके पोलिंग बूथ में ये शिकायतें आएंगी नहीं, तो इनको आप नील कर सकते हैं। 21वां पॉइंट है, क्या मतदान में निम्नलिखित के कारण कोई विघ्न पड़ा या कोई बाधा उत्पन्न हुई? तो बलवा है, खुली हिंसा है, प्राकृतिक विपत्ति है, अन्य कोई कारण है, तो ये फिलहाल ना ही लिखेंगे आप तो बेहतर होगा। यदि ऐसी कंडीशन आपके पोलिंग बूथ में आती है तो आपके लिए ये दुखदाई भी होगा, कष्टकारी भी होगा। 22वां नंबर देख लेते हैं, क्या मतदान किसी ऐसी मतपेटी के जो मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई हो और जो पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरुद्धता निकाल ली गई हो, घटनावश अथवा जानबूझकर जो खो दिए जाने या विनष्ट के हो जाने के कारण, उसे नुकसान पहुंचाए जाने या उसमें गड़बड़ी किए जाने के कारण। तो इनको आप क्रॉस कर दें कि इस प्रकार की कोई आपकी मतपेटी में कोई घटना ऐसी नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 23 देखते हैं, उम्मीदवार द्वारा दी गई गंभीर शिकायत यदि कोई हो तो इसको भी आप नील कर दें। विधि द्वारा व्यवस्था भंग होने के मामलों की संख्या नील कर दें। यदि मतदान स्थल पर कोई गलतियां और अनियमितताएं हुई हों तो उसकी रिपोर्ट, इसको भी आप नील कर दें। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व यदि घटनाएं हुई होंगी तो उसको आपको मेंशन करना होगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इस प्रकार की घटना ना हो, निर्विवाद रूप से आपका जो मतदान संबंधी दायित्व वो संपादित हो जाए। तो इसी कारण हम इसको नील भी लिख रहे हैं। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व और यदि आवश्यक हो तो मतदान के दौरान जब चिन्हित मतपत्र के लिए नई मतपेटी रखी जाए और मतदान के अंत में आवश्यक घोषणाएं कर दी जाएं। यदि नई मतपेटी रखने की कोई ऐसी नौबत आती है तो तब आपको इसमें घोषणा भी करनी होती है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, स्थान डाल देंगे, तारीख डाल देंगे और इसमें पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यह डायरी मतपेटियाँ और अन्य मुहरबंद कागज पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जानी चाहिए। तो मुहरबंद, सीलबंद होने चाहिए कागज पत्रों के साथ, यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा गया है। तो इस प्रकार इस वीडियो की सहायता से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि आप मतपत्र लेखा को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। साथ ही पीठासीन अधिकारी के पॉइंट वाइज जितने भी पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उनको आप किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं ताकि आपका कार्य थोड़ा और आसानी से हो जाए और आपका जो चुनाव संबंधी दायित्व वो निर्विवाद रूप से, निर्विघ्न रूप से संपादित हो सके। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होता है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएं, तथा हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। धन्यवाद।